हेलो, मैं चेतन लाल रेगर, सह समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट न पढ़ा के बीए पार्ट सेकंड का वीडियो डाल रहा हूँ। बीए पार्ट सेकंड के अंतर्गत हम फर्स्ट पेपर जो है उसका टॉपिक है क्वेश्चनरी यानी प्रश्नावली। सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों में प्रश्नावली भी पद्धति है जिसके आधार पर समाज वैज्ञानिक अपना रिसर्च वर्क करते हैं। तो इसके क्या इम्पोर्टेंस है, यानी क्वेश्चनरी जो टेक्निक्स है उसकी क्या मेरिट्स है और क्या डीमेरिट्स हैं। तो आज हम उनके जो इम्पोर्टेंस है, जो मेरिट्स है, जो गुण हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक समय में सामाजिक अनुसंधानों में तथ्यों के संकलन के लिए जो प्रश्नावली जो विधि है उसका जो उपयोग है वो दिनों दिन बढ़ रहा है। तो इसके इम्पोर्टेंस के बारे में केपथाइन गॉर्डन केप्ट जो एक समाजशास्त्री हुए उन्होंने लिखा कि प्रश्नावली के द्वारा जो वस्तुपरक तथा परिमाणात्मक तथ्यों के साथ साथ गुणात्मक प्रकृति की सूचनाओं के विकास की जानकारी भी हम एकत्रित किया जा सकता है। तो अब हम इसकी लाभ या महत्व या गुण की बात करें, उपयोगिता की बात करें, तो उसमें सबसे जो पहला जो महत्व है प्रश्नावली विधि का वह है विशाल जनसंख्या का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। यह सबसे महत्वपूर्ण गुण है, बड़ा गुण है, क्योंकि इसके द्वारा हम दूर दूर तक जो फैले हुए जो विशाल अध्ययन क्षेत्र है उसका हम कम समय में, कम खर्च में, कम लेबरिंग में उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि बाकी जो विधियाँ हैं उसमें अगर विशाल क्षेत्र का अध्ययन करेंगे तो उसमें पैसा भी ज़्यादा लगेगा, लेबरिंग भी ज़्यादा होगी और टाइम का इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा। तो इस दृष्टिकोण से विशाल जनसंख्या के अध्ययन के दृष्टिकोण से पहला महत्व बताएं। दूसरा है निम्नतम व्यय, यानी कि मिनिमम एक्सपेंसेस। तो जो खर्चा है वो कम इसमें होता है, वनस्पत दूसरी प्रश्नावलियों के तुलना में ये कम खर्चीली है, क्योंकि इसमें जो कागज़ छपाई या डाक पेपर होने वाला जो अल्प खर्च है उसके द्वारा हम विशाल क्षेत्र का अध्ययन हो जाता है। और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की इस विधि में तो आवश्यकता न होने से भी जो उनको सैलरी और जो अलाउंस देना है उसकी भी आवश्यकता नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य खर्चीली दृष्टिकोण से मिनिमम है। तीसरा जो महत्व है वह है न्यूनतम समय, मिनिमम टाइम। क्योंकि प्रश्नावली को छपवा कर एक साथ हम डाक द्वारा सभी सूचनादाताओं के पास भेज दिया जाता है जो शीघ्र ही भर करके लौट भी आती है। जबकि इसके अलावा इसके विपरीत हम देखें, जैसे दूसरी जो मेथड्स हैं अध्ययन के, जैसे इंटरव्यूज़ है, ऑब्जर्वेशंस है या शेड्यूल्ड है यानी अनुसूची है, तो इनके द्वारा अध्ययन करने के लिए क्या अध्ययन करने वाले को व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना पड़ता है, जिसके लिए समय अधिक आवश्यकता होती है। जब क्षेत्र विस्तृत होगा तो और अधिक समय की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से जो समय की जो बचत है वो प्रश्नावली विधि के माध्यम से संभव है। तो इस दृष्टिकोण से भी उपयोगी बताइए। नंबर 5, न्यूनतम श्रम अर्थात मिनिमम लेबर। क्योंकि अध्ययन करने के लिए अधिक से अधिक आवश्यकता नहीं होती है अध्ययन करने वालों की। एक सेंट्रल कार्यालय होता है, वहीं से ही हम प्रश्नावली को भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम वर्गीकरण, सारणीयन या निष्कर्ष निकालने का काम करते हैं। तो उसमें अधिक आदमी की आवश्यकता नहीं, तो लेबरिंग भी कम होती है, मिनिमम होती है। नंबर 5 इम्पोर्टेंस जो है इसका प्रश्नावली का वो है रिपीटिशन पॉसिबल, यानी कि पुनरावृत्ति इसमें संभव है। कुछ अनुसंधान इस प्रकार के होते हैं जिनके लिए हमें थोड़े थोड़े समय बाद बार बार सूचना इकट्ठी करनी पड़ती है, तब यही विधि यदि उपयोगी होती है। तो प्रश्नावली की अनेक प्रतियां छपवा कर रख ली जाती है ताकि समय पर सूचनादाताओं के पास भेज दी जाती है और उन तथ्यों के बारे में हम पुनरावृत्ति संभव हो पाती है। नंबर 5
इसके बाद आता है नंबर 6, वह है सुविधाजनक, कन्वीनियंट। कन्वीनियंट होती है क्योंकि प्रश्नावली विधि के द्वारा सूचना संकलित करने के लिए सरल भी है ये और सुविधाजनक भी है, क्योंकि सूचनादाता जो है सूची का जो आंसर है वो अपने सुविधा के अनुसार, रुचि के अनुसार इसको भर सकता है। क्योंकि सामने सामने रहे तो आदमी को वहाँ उस समय उपस्थित रहना पड़ता है जिस समय अध्ययन करने वाला मौजूद हो, लेकिन इसमें इस तरह की बाध्यता नहीं होने की वजह से भी ये आंसर देने वाले उत्तरदाताओं के लिए ये बहुत ही कन्वीनियंट प्रणाली बताई। तो सुविधाजनक होने की दृष्टिकोण से भी है कि इसकी उपयोगिता है नंबर 7, स्वतंत्र तथा प्रामाणिक सूचनाएं, फ्री एंड वैलिड इंफॉर्मेशन। क्योंकि प्रश्नावली भरते समय अनुसंधानकर्ता जो है सूचनादाताओं के पास उपस्थित तो होता नहीं और वह खुलकर स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करता है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या है कि प्रामाणिक जो सूचनाएं वो एकत्रित होती है और जो सूचनादाता पर जो प्रभाव पड़ता है अनुसंधानकर्ता का वो इसमें नहीं पड़ता है। तो वो बेझिझक होकर के उसमें सूचनाएं, वो स्वतंत्र होकर के सूचनाएं उसमें बता देता है। तो इस दृष्टिकोण से भी उपयोगी बताइए नंबर 8, स्वयं प्रशासित, यानी कि सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, यानी प्रश्नावली के द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त करने के लिए जो अनुसंधानकर्ता को स्वयं क्षेत्र में उपस्थित नहीं होना पड़ता और न ही किसी प्रकार के संगठन तथा व्यवस्था की समस्या से उलझना पड़ता है। तो उसे अध्ययनकर्ताओं के जो चुनाव या प्रशिक्षण, संगठन एवं प्रशासन से मुक्ति मिल जाती है और डाक द्वारा भेजने के बाद प्रश्नावली भरकर स्वयं ही आ जाती है। इसलिए यह विधि को स्वयं प्रशासित एवं संगठित माना है। तो इस दृष्टिकोण से उपयोगी है नंबर 9, सांख्यिकीय प्रयोग संभव। क्योंकि इसमें बोगार्ट्स ने भी कहा था कि इससे प्रमाणीकृत परिणाम प्राप्त होते हैं जिससे सारणीबद्ध और सांख्यिकी रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य प्रश्नावली द्वारा जो सूचनाएं जो एकत्रित होती है उनको हम अलग अलग टेबुलेशन वर्क कर सकते हैं, उसको कैटेगरी वाइज उसको कर सकते हैं और उसको वर्गीकरण भी कर सकते हैं आसानी से। तो परिमाणों को प्राप्त करने में फिर उन पर स्टैटिस्टिकल जो फॉर्मूलाज हैं उनको हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो सांख्यिकीय प्रयोग दृष्टिकोण से इसको उपयोगी बताया। नंबर 10 है कॉम्पेरेटिव स्टडी। कंपेरेटिव स्टडी का मतलब है तुलनात्मक अध्ययन, क्योंकि प्रश्नावली विधि द्वारा जो विभिन्न अध्ययनकर्ताओं के जो परिणाम जो आते हैं उनको हम परस्पर तुलना सरलता से की जा सकती है। क्योंकि प्रश्नावली विधि में जो अनुसंधान का जो समय है वो अध्ययनकर्ता के उपस्थित नहीं होने से सूचनाएं सामान्यतः निष्पक्ष भी आती है, प्रामाणिक भी होती है, समरूप भी होती है, जिसकी हम आसानी से कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 10 इंपॉर्टेंस और गुण जो है प्रश्नावली विधि के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ इसके डीमेरिट्स हैं या लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं, दोष हैं, जिसका भी हमें यहाँ जिक्र करना आवश्यक है। तो कुछ कमियां जो बताई गई इस मेथड में वो कौन सी है, उसमें पहली जो है वो है ये अशिक्षितों के लिए अनुपयुक्त है। यानी कि प्रश्नावली का जो प्रयोग केवल एजुकेटेड जो लोग हैं, पर्सन से, उनके लिए कर सकते हैं, क्योंकि सूचनादाताओं तो पढ़ने के पश्चात ही वह उस अनुसूची को भर पाता है, प्रश्नावली को भर पाता है। तो हमारे देश में क्या है कि जो इलिटरेसी का जो परसेंटेज है वो अधिक है, इसलिए इसका जो प्रयोग हम सीमित मात्रा में कर सकते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य इलिटरेट जो लोग हैं उनके लिए इसका प्रयोग नहीं कर पाते। तो अशिक्षित के लिए ये अनुपयोगी होने के कारण ये है कि इसकी कमी या दोष कह सकते हैं। दूसरी कमी या दोष जो है वो है प्रत्युत्तर की समस्या, यानी प्रॉब्लम ऑफ रेस्पॉन्स। क्योंकि प्रश्नावली बहुत ही कम संख्या में लौट के आती है और सूचनादाताओं ने बनकर लौटाने में तत्परता नहीं बताते। तो जिसका कारण क्या होता है कि अधिकांश सूचनाएं जो हैं लौट के नहीं आती। उत्तरदाता लापरवाह होता है, अनिच्छुक होते हैं, आलसी होते हैं, इस सर्वेक्षण का वो महत्व समझ नहीं पाते।
जिसका परिणाम ये होता है कि कई सूचनाएं लौट कर नहीं आती। तो प्रत्युत्तर की जो समस्या है वो एक इसकी कमी हम कह सकते हैं। नंबर 3, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी कि अपूर्ण सूचनाएं। कई बार प्रश्नावली के जो मुख्य प्रश्नों का जो उत्तर है वह नहीं दिया जाता है, और जब सूचनादाता प्रश्नों को समझ नहीं पाते, जो गुप्त सूचनाएं देना नहीं चाहते हैं, तो जानबूझकर ऐसे प्रश्नों के उत्तरों को हम टाल जाते हैं, और इसकी अथवा लापरवाही शीघ्रता से भरने पर भी प्रश्नों के छूट जाने की संभावना बनी रहती है। तो इस प्रकार सूचना जो है प्रश्नावली विधि द्वारा जो है वो पूर्ण नहीं होती, यानी कि अपर्याप्त और अपूर्ण सूचना इसमें आती है। तो ये भी एक कमी है। नंबर 4, अस्वच्छ एवं अस्पष्ट लेख। तो प्रश्नावली को सूचनादाता स्वयं भरते हैं और सभी लोगों को लेख जो है वो सुंदर नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जो प्राप्त उत्तर को पढ़ना और समझना भी एक अपने आप में एक समस्या है। तो उत्तरों में काट छांट या पुनर्लेखन या गंदे घसीटतम लिखना अक्सर पढ़ नहीं पाते, तो ये कई सूचनाएं जो है हमारे लिए उपयोगी नहीं हो पाती। तो अस्वच्छता और अस्पष्ट लेख की समस्या भी इसमें बनी रहती है। तो ये भी एक कमी है। नंबर 5, प्रतिनिधित्व, क्योंकि प्रश्नावली विधि के द्वारा अध्ययन के लिए जो सिलेक्टेड निदर्शन क्षेत्र का जो पूर्ण है वो प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता, क्योंकि क्षेत्र में सभी प्रकार के लोग होते हैं, वहाँ एजुकेटेड भी होते हैं, अनएजुकेटेड भी होते हैं। तो क्योंकि प्रश्नावली का प्रयोग तो केवल एजुकेटेड के लिए किया जा सकता है, तो हम सभी समग्र का जो संबंध जो है वो तो वैश्विक ढंग से, तो हम उसका सामान्यकरण करना चाहे तो वो संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए प्रतिनिधित्व पूर्ण जो निदर्शन है वो समस्या इसमें बताई गई है। नंबर 6, भावात्मक प्रेरणा का अभाव, लैक ऑफ द इमोशनल स्टिमुलेशन। तो प्रश्नावली विधि में सूचनादाता और अनुसंधानकर्ता में व्यक्तिगत और आमने सामने का संपर्क तो होता नहीं है, एक दूसरे के विचारों को अच्छी तरह समझ नहीं सकते, और न ही जो अध्ययन करने वाला है सूचनादाता को प्रश्नावली भरने के लिए कोई किसी प्रकार की भावात्मक प्रेरणा दे सकता है। तो ये एक तरह से ये औपचारिक विधि मात्र बन के रह जाती है, जिसका परिणाम क्या होता है कि जो सूचनाएं वो अपूर्ण आती है, अपर्याप्त आती है। तो इसमें भावात्मक रूप से जो हम समझा सकते हैं उसका महत्व, वो उसमें प्रेरणा के रूप में कार्य नहीं कर पाता है, क्योंकि वो फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये भी एक कमी। नंबर 7, सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण इसमें असंभव है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द यूनिफॉर्म क्वेश्चंस। क्योंकि सूचनादाताओं के स्वभाव, विचारधारा, आदर्श, सामाजिक आर्थिक स्थिति प्रश्नावली का निर्माण करना कठिन है जो सभी लोगों के लिए सार्थक हो, व्यावहारिक हो, जिसे समान रूप से सभी पर लागू कर सकें। ऐसी स्थिति में निष्कर्षों का जो भिन्न भिन्न जो आते हैं वो स्वाभाविक है। तो ये एक कमी है कि इसमें जो सार्वजनिक प्रश्नों को इसमें हम शामिल नहीं कर सकते। नंबर 8, गहन अध्ययन इसमें असंभव है, क्योंकि इसके द्वारा जो अध्ययन नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक तो समय का अभाव होता है, दूसरा अनुसंधान की जो अनुपस्थिति के कारण हम खोद खोद करके सूचनाएं नहीं पूछ सकते और नई भावात्मक प्रेरणा दे सकते हैं। अतः इसके लिए द्वारा कोई मोटी मोटी सूचनाएं और सतही सूचनाएं हम एकत्रित कर सकते हैं, गहन नहीं। तो इसलिए इसमें डीपली स्टडी जो इम्पॉसिबल है। नंबर 9, विश्वसनीयता का अभाव, क्योंकि प्रश्नावली द्वारा जो सूचनाएं हैं पूर्ण विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती, क्योंकि अनुसंधानकर्ता की उपस्थिति वहाँ रहती नहीं है। तो कई बार सूचनादाता जो है प्रश्नों को समझ नहीं पाता और उसका गलत अर्थ लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सूचनाएं कलेक्ट होगी वो विश्वसनीय उसको नहीं कर सकती। तो ये भी एक इसकी कमी है, लिमिटेशंस है, जो प्रश्नावली विधि के अंतर्गत देखी जा सकती है। और अंतिम व 10वीं जो कमी है, जो दोष है प्रश्नावली विधि की, वो यह है कि उत्तर लिखने में अनुसंधानकर्ता की सहायता का अभाव। क्योंकि इस विधि के अंतर उत्तर देने वाला जो सूचनादाता होता है कई बार प्रश्नों को समझने में वह असमर्थ होता है, और उसे समझाने के लिए वहाँ फिजिकली रूप से कोई अध्ययन करने वाला उपस्थित नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में वह उन प्रश्नों के जो उत्तर हैं या तो छोड़ देगा या उसका आंसर गलत तरीके से देता है। तो सहायता नहीं मिलने की वजह से प्रश्नावली के दृष्टिकोण से जो प्रश्नों का जो वास्तविक उत्तर आना चाहिए वो नहीं आ पाता। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी हम कह सकते हैं।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्नावली के कुछ साथ साथ महत्वपूर्ण गुण होने के साथ साथ कुछ उसके अवगुण भी हैं, दोष भी, जिसका हमने यहाँ जिक्र किया है। तो प्रश्नावली के गुण और दोष दोनों ही का हमने आज जिक्र किया है। थैंक यू, धन्यवाद।